जय हिंद दोस्तों। आज से नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर नया कह सकते हैं, लेकिन ब्रांच अभी भी वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोले तो ट्रिगोनोमेट्री, ब्रांच वही चल रहा है। चैप्टर भले ही चेंज होगा, क्योंकि इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, और अब जो स्टार्ट होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर कोई समीकरण होता है तो उसका हल होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इक्वेशन बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो भी हम बोल रहे हैं, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन, जिस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होता होगा। तो वैसे ही अब जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन रहेगा। मतलब अगर चैप्टर के हिसाब से देखा जाए कि चैप्टर क्या है सर, तो चैप्टर अगर लिखना चाहो आप लोग तो लिख सकते हो कि आज से जो स्टार्ट होगा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। एंड देयर जनरल सॉल्यूशंस, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण और उसका व्यापक हल। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, त्रिकोणमितीय समीकरण और उसका व्यापक हल। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा इसके ऊपर बात कर लिया जाए कि आखिर ये है क्या। ये जो हम बोल रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, ये क्या होता है। तो देखो, समीकरण की अगर बात करें तो हम 9th-10th में भी पढ़ाते हैं। हम क्या सब पढ़ाता है, सब कोई जो भी बोले, समीकरण का अर्थ ही होता है कि जब कोई बीजीय व्यंजक शून्य के समान हो जाए तो समीकरण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे समीकरण वर्ड से ज़्यादा खुश नहीं होना है। समीकरण वर्ड तो हम जानते हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण का मतलब होता है कि वैसा समीकरण। देखो, समीकरण पहले क्लियर होना चाहिए कि समीकरण का अर्थ होता है कि इक्वल टू होगा और एक तरफ जीरो होगा। समीकरण का ये अर्थ होता है, समीकरण का अर्थ ये है कि उधर जो भी हो, आम, इमली, कोवा, कटहल, आए बाएं चकराएं, जो भी हो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरफ शून्य होना चाहिए। समीकरण का यह अर्थ होता है शून्य के समान, तभी बोलेंगे उस समीकरण। तो पहली बात है कि समीकरण का अर्थ होता है शून्य के समान। तो शून्य के समान तो मिल गया, चलो ये बात है। त्रिकोणमितीय का अर्थ क्या है, तो कह सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें एक, कुछ किताब वाले दो लिखते हैं, दो लिखना जरूरी नहीं, एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अब इसके आगे त्रिकोणमितीय फलन लगा दो। त्रिकोणमितीय फलन हो, कुछ लोग फलन नहीं बोलना चाहते हैं तो मत बोलो, त्रिकोणमितीय अनुपात कह दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, डिफिनेशन तो एग्जाम में लिखना आएगा नहीं, लेकिन अगर सही बात करें तो फलन ही लिखना ज़्यादा अच्छा बनता है। इंग्लिश में भी अगर कोई लिखना चाहे तो कह सकते हैं द इक्वेशन which have टू क्यों, वन ही रहने दोनों, वन और मोर देन वन ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस is called
ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे आप कुछ भी लिखो, सपोज दैट आप साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको आप कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फलन है। और इसको इधर भेज दोगे, इसे 1/2 को अगर इधर भेज दें तो फिर तो वही सवाल, मतलब वही बात आ गया ना, साइन थीटा माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 अगर है, इसका मतलब है कि यह इक्वेशन है, इक्वेशन है। अब ऐसी सिचुएशन में एक बात हम बोलना चाहते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा के मान तो नॉर्मली आप लोग बोलिएगा 30 डिग्री। 10th लेवल तक जो आप लोग पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री ही 1/2 होता है, बहुत अच्छा बात है। ये आप लोग इसका प्रिंसिपल मान, प्रिंसिपल वैल्यू बतलाते हैं, एंगल का प्रिंसिपल वैल्यू है, या कहिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो अगर थीटा के मान 0 से बड़ा लेकिन 2π से छोटा, इसके बीच में अगर आ रहा है, तब आप बोलेंगे कि वो प्रिंसिपल वैल्यू है। लेकिन अगर 2π से ज़्यादा आने लगे तब आप उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आपको क्या लग रहा है कि 1/2 साइन सिर्फ 30 डिग्री के मान होता है, ज़रा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और आप इसके बारे में ज़रा हमको बताइए कि अगर साइन 210 डिग्री कोई आपसे पूछे, तो 210 डिग्री ज़्यादा हो गया, 210 डिग्री नहीं, 150 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? 150 डिग्री का मान निकाल कर ज़रा बताइए। आप लोग जानते हैं, और साइन 150 डिग्री का मान निकाल कर ज़रा बताइए। आप लोग आराम से बता भी सकते हैं। साइन 150 तो छोड़ो, साइन आप 390 डिग्री का मान निकालिए। चलिए हम क्लास को रोकते हैं, आप क्लास को रोकिए और तुरंत 150 डिग्री का मान और 390 डिग्री का मान निकाल कर कमेंट करो कि कितना आया। कमेंट कीजिए कितना है। हम तो जानते हैं कि क्या आएगा, हम तो सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि साइन थीटा अगर 1/2 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 30 डिग्री होगा। 30 के अलावा भी एंगल होता है, बहुत सारा एंगल होता है। ज़रा आप इसको निकाल कर तो चेक कीजिए, इसका मान जरा निकाल कर तो देखिए। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1/2 थीटा के एक मान के लिए सिर्फ नहीं है। साइन में अगर पूछे तो थीटा का सिर्फ एक मान नहीं है, बहुत सारा मान है थीटा का। और वही थीटा के जो पूरा के पूरा जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप ऑफ वैल्यू ऑफ, जो कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑफ टी रेशियो इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। हिंदी में भी बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी कह सकते हैं कि कोनों का एक ऐसा समूह जो कि त्रिकोणमितीय फंक्शन के, या त्रिकोणमितीय फंक्शन को, त्रिकोणमितीय फलन को, सॉरी फंक्शन बोल रहे हैं, इक्वेशन यार, फंक्शन गलती से निकल गया, इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता हो। कोनों का ऐसा समूह, कोनों का ऐसा संग्रह जो त्रिकोणमितीय समीकरण को सेटिस्फाई करता हो, उस कोनों के समूह को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब पूरा एकदम जितना एंगल है सब बताइए दीजिए। जैसे आप तीने को देखिएगा ना, एक तो हम बोले कि 1/2 साइन 30 डिग्री होता है, दूसरा जरा आप सोचो तो कि 150 का मान कितना होता है, साइन 390 का मान कितना होता है। एक बार जरा खुद से तो निकाल के देखिए, फिर आपको भी समझ में आएगा कि इसका मान कितना होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं।
और भी आगे बात करना है, ऐसा नहीं कि सब इसी के ऊपर हम लेक्चर दे देंगे। अब जनरल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे कुछ, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के जनरल सॉल्यूशन का। हम पहले ही लिख देते हैं कि जनरल सॉल्यूशन का हम बात किसका किसका करेंगे। जैसे कि साइन थीटा में अगर जीरो दे दे तो अभी तो फ़िलहाल आप लोग तुरंत बताइएगा कि 0 डिग्री, एकदम सही सोचे कि साइन में 0 डिग्री का ही मान होता है। उसके बाद साइन के जैसा ही tan थीटा में अगर 0 आ जाए तो भी आप बोलिएगा 0 डिग्री, जानते हैं। लेकिन जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो कि सब के लिए सुटेबल हो। उसी तरह से cos थीटा में तुरंत बताइएगा कि 0 कब होता है, और फिर cot थीटा में 0 कब होता है। अगर नॉर्मली बात करें, जो आज तक आप लोग रट्टा मारते आए हैं, आज तक जो रटते आए हैं कि साइन थीटा मतलब साइन कितना डिग्री का मान 0 होता है। 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो गया ना। आज तक जो आप बताते आए हैं कि साइन में 0 कब होता है, तो थीटा इक्वल टू तुरंत आप बता देते थे फटाक दबर कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और एकदम सही बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा में 0 कब होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये भी सही बोलते थे। रहा बात कि आपको यही सब नहीं मालूम है, तो फिर 11th का मैथ पढ़ने के बारे में सोचो मत करो यार, एकदम हाथे मत लगाओ 11th और 12th के मैथ में, अगर ये सब भी नहीं मालूम है तो। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 को 90 डिग्री अब नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे π/2 रेडियन। उसी तरह से cot थीटा में 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन होता है। तो ये सब आप नॉर्मली जानते थे 10th लेवल तक, जो कि आप सिर्फ एक ही मान जानते हैं, π/2। कोई पूछे कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का मान π/2, फटाक दबर बोलोगे। अगर कह दे कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा का मान बोले तो फट दबर बोलोगे 0 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम यही बोलोगे। लेकिन अब जनरल सॉल्यूशन को भी समझना है, सिर्फ यही नहीं रट्टा मारते रहना हमेशा। अब थोड़ा सा चेंज करना है, तरीका बदलना है, क्योंकि अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के साथ साथ जनरल सॉल्यूशन को भी हम देखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो लिख ही दिए हैं, अब जरा जनरल सॉल्यूशन की बात कर ले। देखो पहले यही उठा लेंगे साइन थीटा, समझते हैं फिगर को थोड़ा सा साइड में, यहीं तो समझते हैं, उतना साइड क्यों लिख, उधर फॉर्मूले के काम आ जाएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि इसको कोई प्रूफ जल्दी नहीं करता है, इसको कोई साबित नहीं करेगा, सब आपको यही कहेगा याद करो। ऐसे भी इसका जनरल सॉल्यूशन जल्दी कोई बताना नहीं चाहता है। एक तो जनरल सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हैं और ऊपर से हम फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जनरल सॉल्यूशन को हम साबित कर दे रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि x है, x एक्सिस, इधर चाहो तो भाई x डैश मान लो, इधर y मान लो, इधर y डैश मान लो। आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री होता है, डिग्री में या रेडियन में जो भी बात करें। यहाँ पर π/2 होता है, और यहाँ आते आते पाई रेडियन होता है, इस जगह पे आते आते 3 π/2, और फिर से रिटर्न यहाँ पहुँचते पहुँचते हम पहुँच जाते हैं 2 पाई पर। ये सब ध्यान देना। जैसे एक बार यहाँ से यहाँ गए तो 1 पाई, फिर घूम के आए तो 2 पाई, फिर यहाँ आए तो ध्यान देना 3 पाई भी यहीं पे मिलेगा, और फिर घूर के गए तो यहाँ पे 4 पाई,
फिर आए तो 5 पाई, 5 पाई यही मिलेगा। जैसे एक आधा चक्कर लगाते तो पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सब चीज़ ध्यान देना है आपको, ठीक है। जबकि यहाँ गए तो आधा, यहाँ आए तो 1.5, फिर यहाँ गए तो मतलब ये आधा है, ठीक है, और यहाँ से आए तो ये 1.5 हो गया। फिर एक और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2.5, मतलब 5 पाई और बटा 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री के डिफरेंस था, मतलब पाई के। और फिर यहाँ आओगे तो 7 पाई बटा में 2, वैसे ही और आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 9 पाई बटा में 2। पाई जोड़ते जाना है, इसमें पाई जोड़ देंगे तो 11 पाई बटा 2। इसको समझना ज़रूरी होता है, तभी आप जनरल सॉल्यूशन को आसानी से समझ पाइएगा। मतलब हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ना इधर, इसको 2, 4, 6 आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इवन नंबर, सम संख्या हिंदी में बोले तो सम संख्या यही ना है, और उसमें गुना रहता है पाई। इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी वो कहेंगे इवन नंबर के साथ में पाई गुना। ऐसे चल रहे हैं, तब अगर रिटर्निंग में चलेंगे तो वही चीज़ माइनस में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सम के आगे प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, मतलब विषम संख्या है। पहले ये समझ लो, तभी आगे आपको अच्छे तरह समझ में आएगा। विषम संख्या और फिर इधर है पाई, इसके आगे प्लस माइनस लगा दो, क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं तो प्लस में, उल्टा चलेंगे तो माइनस में। इंग्लिश वाले विद्यार्थी ऑड नंबर और पाई गुना कर दो प्लस माइनस में। तो एक्स एक्सिस पे जो मिला, एक्स एक्सिस पे जो एंगल मिला, इधर है इवन नंबर और यहाँ है ऑड नंबर। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, चाहे वो एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी हो, तो जैसे यहाँ सम संख्या 0 से स्टार्ट होगा, इधर 0 तो इधर 1 पाई, 2 पाई तो 3 पाई, उधर 4 पाई तो इधर 5 पाई, उधर 6 पाई, मतलब एक्स एक्सिस पे जो मिलेगा वो n पाई। हाँ, अलग बात है कि आप यहाँ पे प्लस माइनस शो कर दीजिए। इसको हो सके तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करके आप लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़। अगर जनरल सॉल्यूशन आप सीखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे छोटे छोटे जो चीज़ है ना, उसको एकदम पकड़ के रखना होगा। जबकि वाई एक्सिस की बात करें तो पाई बाई 2, मतलब आधा पाई, फिर यहाँ आते आते 1.5 पाई, फिर वहाँ जाते जाते 2.5 पाई, फिर यहाँ आते आते 3.5 पाई, 4.5 पाई, 5.5 पाई, मतलब 1.5 के टर्म में चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ऑन वाई एक्सिस 1.5 के टर्म में चल रहा है, मतलब आधा, या तो आधा नहीं अगर कहना चाहते हो तो 1.5 नहीं तो 2.5 नहीं तो 4.5, 3.5, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि 2n और +1 टर्म यही चल रहा है, 2n + 1 और बटा में 2। 2n + 1 क्या कहता है? 2n + 1, देखो सिर्फ 2n + 1, एक एक चीज़ आपको हम समझाते जाते हैं। सिर्फ 2n + 1 की अगर बात करें तो 2n + 1 सिर्फ बतलाता है कि हम विषम संख्या हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ऑड। जबकि अगर कहीं आपको 2n दिखाई दे तो इसका ये मतलब होता है कि 2n का मतलब हो गया सम संख्या, सम माने इवन नंबर। यही सब चीज़ नहीं मालूम होता है, जिसके कारण आपको टीचर पढ़ाते नहीं, क्योंकि टीचर को भी परेशानी होता है और आप तो खैर परेशानी से जूझते ही हैं। विषम संख्या, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि विषम संख्या बटा 2। आप n की जगह आप क्या रख सकते हैं? 0 से स्टार्ट करो तो 1/2 हो जाएगा। n की जगह पे
एक एक रखोगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2। 2 रखोगे 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, यहाँ से 3 रखोगे 3 दूनी 6 और 1 7 7/2 हो जाएगा। और इसी में गुना कर देना होता है पाई, वो भी प्लस माइनस में। और ये दोनों बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। आपको ये सब याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा आखिर, जो एक्स एक्सिस पे मिलेगा। जैसे कि अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं किसी स्टूडेंट को तो उससे ज़रूर हम पूछेंगे, अगर हम ये पढ़ा रहे हैं तो हम ज़रूर पूछेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है, आप साइन थीटा कॉस थीटा को भूल जाइए, साइन थीटा कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन बताया गया है, छोड़ो ना उसको, बाद में बताना। पहले हमको ये बताओ कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। चलो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप बोलना चाहो, जनरल फॉर्म क्या है तो एन पाई। दोनों ही कंडीशन में एक चीज़ ध्यान देना है, इन दोनों ही कंडीशन में जो एन लिखे हैं ना, एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर्स। एन क्या है भाई, जेड माने जेहलीन, जेड माने जेहलीन, जो कि लैटिन या ग्रीक वर्ड है, जो भी जिसका मतलब होता है इंटीजर्स। इट बिलोंग्स टू है, मतलब एन जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स से। तो पहले तो ये माइंड में एकदम फिक्स कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्स अक्ष पर जो एंगल होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, टेन पाई प्लस माइनस में। और वाई एक्सिस पे जो होगा विषम संख्या के बटा 2, यानी आधा, 1.5, 2.5, 3.5, मतलब 1/2। एक तो विषम है, बटा 2 कर दो, या 3/2 क्योंकि 3 विषम है, या 5/2 क्योंकि 5 विषम है, या तो 7 विषम है 7/2, या तो 9 विषम है 9/2, 11/2, 13/2, जो भी विषम संख्या है उतना बटा 2। तो वाई एक्सिस पे अगर हम पूछे कि वाई एक्सिस पे जो एंगल होता है उसका जनरल फॉर्म बताइए, तो सिंपल बोलना है कि विषम संख्या के बटा 2, विषम संख्या बटा 2, ठीक है, और उसमें पाई का गुना। ये सब पहले मालूम होना चाहिए। अब हम इसी में कुछ और ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या ऐड करेंगे, जो आता है ना, हम एक हाइपोटेनस ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ ध्यान ये देना है कि इसको मान लीजिए ओ, इसको अपने मन से नाम कुछ और दे दो, ए बी सी डी जो मन करे, मान लो ए नाम दे दिए और इसको हम बी नाम दे दिए, ओ पी क्यू भी नाम दे सकते थे, हम ओ ए बी नाम दिए। और पहले साइन थीटा को पकड़ते हैं, इसको साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। आप लोग यही जानते हैं लंब बटा कर्ण, जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो बीच वाला विद्यार्थी है जो ना तो हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है, वो बोलता है P/H। तो बीच वाले विद्यार्थी के लिए P/H साइन थीटा। सोचो कि लंब कौन है, तो थीटा के सामने वाली भुजा AB लंब है, और कर्ण कौन है, तो OA कर्ण है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन थीटा 0 दे दिया है वो, तो हम 0 बैठा देते हैं, तो AB और OA, तो AB बराबर, ऐसे भी इसको यहाँ भेज दो 0, तो AB क्या हो गया 0। AB जो है ना, AB की लंबाई 0 है। अब सोचो अगर AB 0 है, अगर AB 0 है, अगर ऐसा कंसीडर करते हैं कि चूँकि AB इज़ 0,
ए बी का हाइट ही 0 है, ए बी कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ओ ए एकदम नीचे है। इसका ये मतलब हो गया कि ओ ए, ठीक है, कोइंसाइड है, कोइंसाइड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष पर ही है, या तो उधर हो या तो इधर हो, जिधर भी। और एक्स अक्ष पे जो रहेगा उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एन पाई। अतः हम कह सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन, इसलिए कहे थे कि इसको ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई। किसका, तो आप कह सकते हो व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर लिखते हैं, थीटा बराबर प्लस माइनस एन पाई, ये और आपको यही याद रखना है, इसी को याद रखना है जो हम डबल टिक मारे हैं और प्रूव किए हैं। साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 हो तो थीटा बराबर 0 आप बोलते थे, आज के बाद नहीं बोलेंगे, आज के बाद जनरल सॉल्यूशन प्लस माइनस एन पाई बोलेंगे। और अगर कभी लगे कि आपको ऐसा लगे कि आप भूल रहे हैं तो इधर देख लीजिएगा, हम उधर लिख देते हैं उस तरफ। अगर कभी एहसास हो कि आप भूल रहे हैं तो इधर लिख दिया जाएगा, इधर ध्यान देना। लिख देते हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन, याद रखना है नहीं तो यहाँ लिखल रहेगा, देख लीजिएगा, जनरल सॉल्यूशन। पेन को चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि इसको इस तरह से लिखे कि बाद में आपको दूर से ही पता चले। थीटा बराबर तो प्लस माइनस एन पाई, और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये याद रखना होगा कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम क्या बताए थे, थीटा बराबर डायरेक्ट एकदम एन पाई। थीटा की जगह पे जो भी हो इसको याद रखना है, बाकी तो जब हम अप्लाई करेंगे तब अप्लाई करेंगे, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना जो तामझाम बताया वो आपको समझाने के लिए। देखो हम चाहते तो डायरेक्ट किताब उठाते, लेकिन फ़िलहाल अभी 2-3 दिन 3-4 दिन हम किताब नहीं उठाएंगे। पहले हर तरह के आपको प्रॉब्लम बताएंगे, पूरा थ्योरी बताएंगे। जैसे कहते हैं ना कि आप थ्योरी बताइए सर, थ्योरी पूरा एकदम भर देंगे, भर खचिया के, भर मौना क्या, भर बाल्टा, 2-4 गो ड्राम है, ट्रक है, उसमें भर लेना पूरा थ्योरी, क्योंकि पूरा थ्योरी हम भुगवे करेंगे, पूरा थ्योरी बताएंगे, पूरा थ्योरम बताएंगे, मतलब गर्दा उड़ा देंगे थ्योरम के हम। और थ्योरम बता के कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, उसके बाद हम कैसे से ना किताब में हाथ लगाएंगे। याद रखना, आप लोगों को लगता है ना थ्योरी, अब देखिए थ्योरी क्या होता है जो इसमें, अब आपको थ्योरी मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो चलो भाई मेन टेंशन था कि 12th भी आ गया है, 11th वाला बच्चा 12th में चल गया तो उसको भी फोकस करना था। अब इसी फिगर को उठाते हैं और इसी में से अब उठा के लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब मैंने बैठाना है कि लंब कौन है, तो चलो भाई इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर बाई बेस बोलते हैं, और जो बीच वाले हैं वो बोलते हैं पी बटा बी। जो ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, बी और पी और क्या क्या बोलते रहते हो आप लोग। फिलहाल tan थीटा, लंब कितना है इसमें अगर लंब की बात करें तो लंब हो गया ए बी, और अगर आधार की बात करें तो आधार हो गया ओ बी, आधार पे ही चलेगा ओ बी। फिलहाल tan थीटा भी 0 दे लें, तो tan थीटा को 0 लिखें, ए बी और बटा ओ बी। फिर वही बात कि ए बी बराबर ओ बी को यहाँ भेजो तो 0 हो जाएगा, और
अगर आप कह रहे हैं कि ए बी का हाइट, ए बी की लंबाई 0 है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ए बी लंबाई नहीं एकदम यहाँ पर है, ए बी एकदम तो नहीं कोई एकदम एकदम बिंदु मात्र के जब, तो इसका मतलब है कि ओ ए यहाँ नहीं है, ए यहीं पर है। ए बी की हाइट है नहीं एकदम तनी को तो है ही है, एकदम भिट्टी को एकदम 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 भिट्टी को एकदम चीटी मात्र के एकदम। इसका मतलब है कि ओ ए कोइंसाइड ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ओ ए खुद एक्स एक्सिस पे, जब ऐसे ही एक्स एक्सिस पे तो कहानी खत्म, फिर आगे नहीं बढ़ने की ज़रूरत है। यानी फिर से यहाँ जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर, आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर है तो जनरल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, प्लस माइनस एन पाई, किसके लिए, तो एफ tan थीटा इज इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूफ। तो हम वहाँ दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, हम उस जगह पे दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं कि अगर ऐसा हो गया, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0, देन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो इसका जनरल सॉल्यूशन वही होगा जो कि साइन थीटा के हुआ था, वही इसका भी जनरल सॉल्यूशन होगा, प्लस माइनस में एन पाई, इसका भी जनरल सॉल्यूशन वही आएगा, प्लस माइनस एन पाई। दो गो टी रेशियो और बच रहा, उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा सेक और कौशिक कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, जानबूझ के इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सेक और कौशिक में जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? अरे क्योंकि साइन थीटा में 0 हो सकता है, टेन थीटा में 0 हो सकता है, कॉस थीटा में 0 हो सकता है, कॉट थीटा में 0 हो सकता है। सेक थीटा और कौशिक थीटा में 0 होता है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा हम कभी बताए थे कि सेक और कौशिक का मान -1 से +1 के बीच में होता ही नहीं, होता ही नहीं है। फिलहाल दो गो तो निकला, तीसरे नंबर की बात करें, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू, चलो, आधार बटा कर्ण, और इंग्लिश वाले के हिसाब से बेस बाई हाइपोटेनस, और जो बीच वाला विद्यार्थी है वो बी बटा एच बोलता है। फिलहाल कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखते हैं। लंब मतलब आधार माने क्या रखेंगे, तो कहेंगे ओ बी, सॉरी ओ बी, आधार माने ओ बी, और कर्ण यानी ओ ए। कॉस थीटा 0 है, इधर ओ बी बटा ओ ए, तो ओ बी बराबर ख़त्म कहानी 0। अब ओ बी जो है, ये समझने वाली बात है कि 0 हो गया, यहाँ समझो ध्यान से, ओ बी इसका लंबाई 1 मान लो, यहाँ 2 मान लीजिए, यहाँ 3 मान लीजिए, यहाँ 4 मान लीजिए। मानने में क्या जाता है, हम OB की लंबाई 1, 2, 3, 4 यूनिट, कुछ भी, कम से कम 2 ही यूनिट लिखते हैं, 1 ही यूनिट, मतलब कुछ न कुछ तो होता ना। और यहाँ पे कह रहा है कि OB तो 0 हो गया,
ऐसे कैसे हो सकता है? ओ बी अगर यहाँ है तो 4 यूनिट, चलो भाई बी को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, यहाँ पर अगर बी रखेंगे ना तब भी 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट ज़रूर होगा, मतलब कुछ न कुछ लंबाई होगा। अगर हम यहाँ पर भी रखेंगे तो आधा यूनिट लंबाई होगा वो भी, की कह रहा है वो भी है ही ना, तो वो तो तब हो सकता है जब बी यहीं पर होगा, इसी जगह पर, ओ भी यहीं पे बी भी यहीं पे, तभी न, क्योंकि ओ भी तो एक शख्स पे है। या फिर इस जगह की बात करो, क्योंकि एक्स नियामक है, बी के बात करें तो एक्स नियामक 4 वाई नियामक समथिंग, लेकिन इस जगह की बात करो तो यहाँ पे एक्स नियामक 0 होगा, चाहे यहाँ की बात करो तो एक्स नियामक 0 होगा, चाहे यहाँ की बात करो इस जगह के तो एक्स नियामक 0 होगा, चाहे यहाँ की बात करो तो एक्स नियामक 0 होगा। मतलब ओ बी जो कि हम अभी देख रहे हैं कि ओ बी कहाँ है, ओ बी कहाँ लाइज कर रहा है, ओ बी कहाँ पर है, तो ऑन एक्स एक्सिस, ओ बी किधर है भाई, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रहेगा तो ज़रूर कुछ लंबाई होगा, तो उसका लंबाई ही 0 हो गया, तो तभी पॉसिबल है ना जब बी पॉइंट कहाँ है, डायरेक्ट एकदम वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ वाला कोई पॉइंट उठा लिए तो एक्स नियामक है 0 होगा, यानी ओ बी 0 होगा। तो ओ बी 0 होने का मतलब हो गया कि तभी पॉसिबल है, ओ बी अगर 0 है तो तभी पॉसिबल है जब ओ बी कोइंसाइड वाई एक्सिस। इट मीन्स मतलब ये हो गया कि जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर वाई एक्सिस का जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो कह सकते हैं कि 2n+1 विषम संख्या, और इधर दे दो π/2, ये भी प्लस माइनस में चाहो तो हो जाता है, किसके लिए, तो ये तब हो गया इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ हुआ फिर कॉट में भी यही चिपका दिया जाएगा, जब कॉट की बात करेंगे तब भी यही बात होगा। तो जैसे साइन और कॉस एक जैसन था ना, साइन और टैन बोल रहे हैं, साइन और टैन, वैसा ही कॉस और कॉट होगा। इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर cos थीटा 0 है, इसके जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें कि थीटा बराबर बताइए, तो विषम संख्या 2n+1, आगे चाहो तो प्लस माइनस लगा दो, और इधर π/2, विषम संख्या में π/2 गुना हो जाएगा। साइन के जैसा टैन हो गया, साइन की तरह टैन, इसका भी जनरल सॉल्यूशन एक जैसा है, उसी तरह से कॉस के जैसा कॉट में एक जैसा मिलेगा। तो थोड़ा इसको मिटाते हैं, क्योंकि जितना काम था, मेरा काम था कि आपके दिमाग में छप जाए, अब छप गया होगा, ये जो छवि है ना, ये जो फिगर है आपके दिमाग में छप चुका होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं वो बोला कॉट थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, और इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बाय बेस, और बीच वाले p/b बोलते हैं। अब यहाँ पे चलो एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कॉट थीटा में लंब क्या है, AB, तो AB लिखेंगे, सॉरी गड़बड़ हो गया यार, गलती हो गई। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार और बटा लंब, यानी ऊपर होगा बेस और नीचे होगा परपेंडिकुलर। तो आधार कौन चल रहा है यहाँ पे,
ओ बी, और लंब कौन है, ए बी। फिलहाल कॉट थीटा जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो 0 है, तो 0 लिखें। ओ बी बटा ए बी, ए बी को यहाँ भेजो तो 0 हो जाएगा ओ बी। फिर यही बात कि ओ बी इक्वल टू 0 हो गया, और ओ बी कुछ भी मानो, एक यहाँ भी बी मानेंगे तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ फिर 4 सेंटीमीटर। ओ बी 0 कैसे हो सकता है, वो तो 0 तभी होगा ना जब सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाए। ओ बी हो गया एक अक्ष की लंबाई, एक अक्ष पे जो हम काटे हैं खंड, और अगर 0 यहाँ कर दे तो वाई एक्सिस पे आ गया ना, वो वाई एक्सिस पे कोइंसाइड हो जाएगा, यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला कहीं भी पॉइंट मान लो। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ओ बी कोइंसाइड कर रहा है किस पे भाई, वाई एक्सिस पे। ओ बी जो है वो वाई एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है, तभी तो ऐसा संभव है। ओ बी कोइंसाइड, देखो स्पेलिंग देख लीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हमको लगता है कोइंसाइड के स्पेलिंग, तो स्पेलिंग में अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। कोइंसाइड ऑन या विद जो भी होता है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस है तो जनरल सॉल्यूशन बताइए। जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर बोलो, आप जो सोच रहे हैं ना कि सिर्फ π/2 होगा, वैसी बात नहीं है। जनरल सॉल्यूशन वाई एक्सिस का यहाँ से देख लो, विषम संख्या 2n + 1, आगे अगर हो सके तो आप प्लस माइनस लगा देना, और इधर π/2। इफ़ किसके लिए, तो इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 0, तो लास्ट में उसको भी ऐड कर देते हैं। इफ cot थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर सेम चीज़ वह जो कॉट में हुआ, थीटा इक्वल टू वही चलेगा प्लस माइनस में 2n + 1, और इसमें गुना कर देना है π/2। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा साइड में लिखा गया है, क्योंकि फिर उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला साइन थीटा और टेन थीटा जब 0 हो तो दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है, वैसा ही cos थीटा और cot थीटा ये जब दोनों 0 हो तो इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है। रही बात, अगर कोई सवाल पूछ दे कि sec थीटा इक्वल टू 0 नहीं होता है, असंभव, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम ये भी लिख दे रहे हैं इसी जगह पे, जैसे -∞ और +∞ हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच में sec थीटा और cosec थीटा का मान नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो भी होगा इसका मान 1 से बड़ा होगा, या जो भी होगा -1 से छोटा होगा, तो -1 और +1 के बीच में कहीं 0 आता होगा, तो 0 नॉट पॉसिबल। इसीलिए sec थीटा इक्वल टू 0 आप सोच ही नहीं सकते हैं, और cosec थीटा इक्वल टू 0 भी नहीं सोच सकते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0 और cot थीटा इक्वल टू 0, इतना ही 0 कर सकते हैं। तो इतना में अगर 0 होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं। बाकी इस पर जो आधारित जो भी प्रश्न बनता है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम हर तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहले तो कुछ जैसे थ्योरी बता दी, फिर कुछ एग्जांपल्स देंगे, जितना हो सके भरदम एग्जांपल बताएंगे आपको, पूरा भर भर के एग्जांपल जो कहते हैं भर भर के एग्जांपल बताएंगे। उसके बाद आपको कहेंगे कि आप किताब से बनाए कैसे से ना से, और फिर हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपसे खुद बन जाएगा। तो फिलहाल आज यहीं तक, और इस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम होगा, इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होगा, उसके लिए फिर कल के क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट। तो आज यहीं तक,
अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर भी करना जो पढ़ने वाले होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।